हाँ भाई, सब लोग कॉपी निकाल लें। तो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था हुआ आपसे किसी से वो हैं, क्या आंसर आया दिखाओ। हाँ शायद ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था ना वैसे ही करना है अपने को। क्वेश्चन क्या था कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर, मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। पहली कंडीशन ये है। अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप क्यू को डबल कर दो, है ना, इफ क्यू इज डबल्ड, इफ क्यू वेक्टर इज डबल्ड, तो ये आपका जो आर जो बनेगा नया वाला वो क्या हो जाता है, 2r हो जाता है ना। आर क्या हो जाता है आपका 2r। तो इस बार क्या होगा कि पी वेक्टर प्लस 2q वेक्टर जो है इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 2r आएगा। जैसा क्वेश्चन बोला लैंग्वेज उसी के हिसाब से कर रहा हूं मैं इसको। इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अगर, चलो तो क्या आएगा यहाँ पे 4r स्क्वायर, यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अगला बोल रहा है इफ क्यू इज रिवर्स्ड, ठीक है। अगला केस यहाँ पे इफ क्यू इज रिवर्स्ड, क्यू वेक्टर इज रिवर्स्ड, तो आपका फिर से आर क्या बन जाता है, ये 2r हो जाता है। क्यू को रिवर्स करने पर भी क्यू जो है आर क्या होगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2r वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर माइनस में क्यू वेक्टर। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है उसका। अगर इस पे मैग्नीट्यूड निकालें आप लोग, फिर से क्या बनेगा, ये 4r स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, है ना, 2pq कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशन बनेंगे, इनसे आपको p रेशो क्यू रेशो r निकालना है, ठीक है। ये सॉल्व करना है, किसी को जोड़ना है, किसी को घटाना है ना, कुछ भी करना हो सकता है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसमें कोई फिजिक्स का दिमाग नहीं, फिजिक्स का दिमाग तो इतना था कि भाई इसमें जो है ये कंडीशन होती है वेक्टर का जो है। अब यहाँ पे क्या है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, किसको जोड़ो किसको घटाओ आप लोग, मर्जी आपकी। तो देखो क्या करें हम लोग, यहाँ पे देखो पहले ऐसा करते हैं, थीटा को यहाँ से गायब कर लेते हैं। सारा इक्वेशन किस में होनी चाहिए, पी क्यू और आर में। अगर आप ऐसा करो 1 + 3 जोड़ें, है ना, अगर आप इक्वेशन 1 + 3 कर दें तो क्या बचाएगा बताओ, यहाँ बच जाएगा बताओ, ये 2pq क्या है, प्लस का है, और ये किसका आपका माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचाएगा बताओ, 5r स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। या फिर ऐसा कर लो इसको, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 मान लो, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया। एक ऐसा करो आप लोग 2 - 1 करो पहले, तो आप इक्वेशन नंबर 2 - 1, तो 2 - 1 करेंगे तो यहाँ बचेगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, कितना हो गया 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, और 4q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 3q स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4pq cos थीटा माइनस 2pq cos थीटा, क्या बच जाएगा 2pq cos थीटा प्लस 2pq cos थीटा। इक्वेशन नंबर 5। अब ऐसा करो, आपकी मर्जी आए, 1 और 5 और 3 को जोड़ लो, ठीक है। ऐसा करो 5 और 3 को जोड़ लेते हैं, इक्वेशन 3 + 5, तो क्या होगा 3r स्क्वायर, और यह यहाँ पर कितना है 7r स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यह जाएगा 7r स्क्वायर। यहाँ पे ये कितने बचेंगे, p स्क्वायर, तो p स्क्वायर रहेगा अकेला, और यहाँ बचेगा 4q स्क्वायर, और ये कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 6। अब आपको 4 और 6 से करना है बस, इनसे आपको क्या निकालना है, p रेशो q रेशो r फाइंड करना है। तो कैसे करें, देखो यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेता हूँ एक बार, इसको ऐसा कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू क्या था 7r स्क्वायर, ये था।
अब इनको 4 और 6 से करना है। ऐसा करो 6 माइनस में क्या कर लो 4 कर लो, तो पी स्क्वायर भी कट जाएगा, है ना। तो आपको करना है इक्वेशन 6 माइनस 4। ये जो क्वेश्चन है बाय वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, ध्यान रहे ये बात, मैथ वालों के लिए, मैथ वाले में अच्छा क्वेश्चनों में आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माइनस 4 करेंगे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 3q स्क्वायर इक्वल टू 7r स्क्वायर माइनस 5/2r स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या बचेगा 3q स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई, है ना, 9/2r स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा ये। इसका मतलब हुआ आपके पास कि q स्क्वायर इक्वल टू 3/2 r स्क्वायर, है ना। एक ये बन गया, यहाँ से कुछ बन जाएगा आपका, यहाँ पे q रेसो r आ जाएगा यहाँ से, है ना, q रेसो r आ जाएगा। और चाहो तो अब यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर दो, चाहे इसमें किसी में पुट कर दो, आपकी मर्जी, चाहे इसमें पुट कर दो q स्क्वायर की वैल्यू। तो फिर हम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 4 इक्वेशन में करें अगर यहाँ पे पी स्क्वायर, चलो ठीक है, क्यू स्क्वायर जगह रखना पड़ेगा आपको 3/2 r स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 5/2 r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बन जाएगा बस, है ना। 3/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2 क्या होगा r, एक r बच जाएगा, है ना, 2.5 और 1.5 एक बच जाएगा वो। तो ये बन गया आपके पास, 2 इक्वेशन बन गई, इनसे हो जाएगा काम। यहाँ देखो अगर यहाँ से निकाले आप लोग q/r का रेशो, बताओ क्या आएगा यहाँ से, √3/√2, है ना। और p/r का रेशो निकालें तो क्या आएगा, केवल 1:1 आएगा यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से कुल मिला कर देखें, अगर p रेशो q रेशो r निकालना है तो क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे p/q कितना आ रहा है 1:1, है ना। और r/q क्या, अच्छा p/r रेशो 1:1, तो p/q कैसा आएगा, यहाँ से निकाल लो फिर इन दोनों डिवाइड करके। तो p/q और इनको और देख लेते हैं। चलो ये बना गया था ना, यहाँ पे ये बना गया यहाँ से। तो यहाँ पे इनको इक्वेशन तो क्या ही मानो आप लोग, अब यहाँ पे p/q देख लो, चलो क्या आएगा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं अगर यहाँ पे, तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा। तो p पे क्या है 1 और यहाँ पे √3/2, मतलब कितना हो जाएगा 2/√3, सॉरी √2/√3। तो कुल मिलाकर आप देख लो, यहाँ पे p रेशो q रेशो r लिखना है अपने को। p/q कितना है √2 रेशो √3 और q/r कितना है √3 रेशो √2। तो हो गए ना अभी आप सारे भाई, p/q आ गया आपके पास यहाँ पे √2/√3 ये रहा, q/r आ गया आपका √3/√2 ये हो गया। और अगर आप p/r निकालना चाहते हो केवल, तो 1:1 ही आएगा, यहाँ पर √2 रेशो कट जाएगा ये। तो इस तरह से इसको एडजस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यही काम था बस, कि यहाँ तक तो थी आपकी जो वेक्टर की जो कंडीशन जो होती है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन वाले पार्ट है कि इसको जोड़ो घटाओ, ये आप लोग का मर्जी है ना। हो सकता है किसी ने और किसी को जोड़ा हो, किसी में माइनस किया हो, आंसर तो क्या आएगा फाइनल यही आने वाला है। तो ये नोट करो पहले। पर घर पे जरूर करना है एक बार। तो ये जो है आपको सॉल्व करना था, बाकी तो था नहीं इसमें कुछ भी। नेक्स्ट हैंड डालो आप लोग, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो, पोजीशन वेक्टर, अरे बात है नहीं भाई। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। ये ओरिजिन मान लो कोना, और यहाँ पे आपका पॉइंट है, तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। तो लिखो द वेक्टर विच रिप्रेजेंट
द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट with respect to origin is called Poisson vector. इसे मान लो इस तरह से एक्स वाई जेड सिस्टम होता है आपके पास, ये एक्स एक्स होता है और ये आपका वाई होता है और ये आपका जेड होता है, ठीक है, ये जेड होता है। तो पहले समझो ये एक्स वाई जेड कहाँ है, हालांकि पता होगा आप लोगों को, एक्स एक्स तो यही है, वाई यही है, जेड कहाँ पर है, ये बाहर तरफ है। ऐसे मान लो ये कोना समझो नीचे वाला, तो ये लाइन क्या है आपकी एक्स, ये वाला लाइन वाई और ये वाली क्या है जेड, इस तरह होता है। अब इस जेड को यहाँ तो बाहर तो बना नहीं सकते, इसलिए इस प्लेन में यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं इसको, ठीक है। अब मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे आपका पी, यहाँ पर आपका पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, इसके जो पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ये आपका ओरिजिन है ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0,0 होते हैं। तो इस ओ से पी को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है, ओ से पी को मिलाने वाला वेक्टर जो होता है, यही क्या होता है आपका ओ पी वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, यही आपका पोजीशन वेक्टर है। अब अगर आप चाहते हो इसका प्रूफ किया जाए, जैसे मैंने बताया था ना, प्रूफ बताऊंगा मैं आपको, किसी वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैसे लिख सकते हो, है ना। तो ये एक तरीका है इसका लिखने का, प्रूफ कर लेते हैं अगर आप चाहते हो तो, हालांकि प्रूफ का कोई यूज नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, फिर समझने के लिए कर देते हैं, अभी शुरुआत है तो आराम आराम से पढ़ते हैं। तो देखो ये पॉइंट पी कहाँ पर है, इस प्लेन में क्या है नहीं है, हवा में यहाँ पे, ठीक है, वो ओरिजिन रहा, कमरे समझना पड़ेगा आपको, ये वो ओरिजिन रहा आपका और ये पॉइंट पी हवा में यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन जो होगी क्या होगी, वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगी आपकी। अब मान लो ये लाइन एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फा, वाई एक्स का कितना एंगल बना रही है बीटा, और जेड एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है गामा, ये, ठीक है। तो ये लाइन मान लो, तो इसका ये एक्स अक्ष है, ये एंगल जो बनेगा इस लाइन और एक्स अक्ष के बीच में वो अल्फा, ये वाई और ये एंगल जो बनेगा वाई और बीटा, और ये जेड और इसके बीच में एंगल जो बनेगा वो गामा है, ठीक है। 3D में ये समझ में ना, इसको यूज तो है नहीं कहीं पर समझाते हैं फिर भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अच्छा प्लेन के बारे में बात और पढ़, ये कौन सा प्लेन होगा, ये होगा वाई एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, हाँ, जो एक्सिस होते हैं जिस प्लेन में वो प्लेन बन जाता है। तो ये इसमें एक्स और वाई प्लेन है, तो ये कौन सा प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा है, ये दीवार जो है ये हो जाएगी वाई जेड प्लेन, ठीक है, और नीचे वाला जेड एक्स प्लेन। तो क्या करते हैं, पॉइंट पी से जेड एक्स प्लेन पर, ये पॉइंट पी यहाँ पर हवा में, इससे एक परपेंडिकुलर डालते हैं नीचे, ठीक है, 3D में बनेगा डायग्राम ये। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला आप लोगों ने यहाँ पे, ये मान लो इसका नाम दे दिया एम, पी एम मान लो इसको, ठीक है, और इसको मिला दिया आप लोगों ने यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ओ एम वेक्टर, ठीक है, ये ओ है, ये ओ एम वेक्टर बन जाएगा। अच्छा एक और, ये पॉइंट पी है, इससे आप लोग वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो इधर साइड, तो ये बन जाएगा इस तरह से, इसके पैरेलल बनाना है इसको बिल्कुल ही, ये मान लो बी पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे अगर इसको ट्रायंगल लगाएं, तो ओ एम प्लस एम पी, ओ एम प्लस एम पी, ये क्या बन जाएगा आपका ओ पी बन जाएगा। ट्रायंगल लो क्या कहता है, अगर सेम ऑर्डर में दो वेक्टर हैं तो अपोजिट ऑर्डर में क्या होता है, उनका रिजल्टेंट होता है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में ही हूँ, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ओ पी बन जाएगा, है ना। और ये डिस्टेंस जो होगी वाई एक्सिस पे, तो ओरिजिन से लेके वाई तक उसको डिस्टेंस को मानेंगे वाई, वाई कोऑर्डिनेट, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा नहीं क्योंकि 3D का डायग्राम है ये, इसलिए 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये पॉइंट पी कहाँ पर है, जमीन पे, यहाँ पे सॉरी एम जो है यहाँ पर है, इससे दो परपेंडिकुलर डालने हैं, एक यहाँ पे एक्स अक्ष पे, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और एक कहाँ डालना है इससे जेड अक्ष पे, तो वो वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी जेड हो जाएगी। तो दो परपेंडिकुलर और डालने हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे ये,
तो इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ये भी 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, और इसको मान लेते हैं आप लोग सी पॉइंट, और ये एंगल भी कितना है 90 का है। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया आपका। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे ओ एम पी में। ठीक है, आई बात समझ में, दोबारा समझ लो क्या करना है। हालांकि यूज है नहीं कहीं भी, पर समझाने के 3D में ये पेन इस तरह से है, ये तो क्या आपका ओपी है। ठीक है, सबसे पहले ओपी से यहाँ पे ज़मीन पे एक परपेंडिकुलर डाला है, वो हो गया पीएम या एमपी जो भी समझ लो। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से पी से ही वाई एक्स पे डाला है, ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके बाद जो एम पॉइंट है नीचे ज़मीन में, वो उससे एक परपेंडिकुलर एक्स अक्ष पे, और ये कहाँ पे जेड अक्ष पे डाला है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 3D में बनेगा ये। अब करना क्या, अगर हम यहाँ पे क्या करें, ट्रायंगल लो लगाएं किस में, ओ एम पी या ओ पी एम जिसमें भी, तो ओ एम प्लस एम पी किसके बराबर होगा, ओ पी, है ना। तो ट्रायंगल लो इन, या फिर कहानी लिखें पूरी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एक्स वाई जे एक्स जेड प्लेन है, ओके। यूज नहीं है कहीं इसका, आप समझना के लिए कर रहा हूँ बस यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो इन ट्रायंगल कौन सा है, ओ एम पी, ओ एम पी। तो क्या होता है, यहाँ बचेगा ओ एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर, या फिर ओ पी लिखते हैं इधर साइड, पहले ओ पी वेक्टर किस किस के इक्वल हो जाएगा, ओ एम प्लस एम पी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है जो एम पी वेक्टर जो बनेगा, एम पी वेक्टर तो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा आपका y के बराबर। ठीक है, आप दोनों जन पीछे बैठ जाओ, तीनों पीछे आ जाओ, वहां बैठ जाओ। तो देखो इधर यहाँ फिर से कि जो एमपी जो बनेगा, एमपी जो है जमीन से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है, और यही ऊंचाई किसके बराबर होगी, वाई के बराबर होगी, है ना। ये जमीन है आपकी यहाँ पे एक्स जेड प्लेन जो है, इससे आप ऊपर तक आए यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या ऊंचाई होती है, वाई, है ना। और ये वाली क्या हो जाती है, एक्स, और ये वाली क्या हो जाएगी, जेड। तो जो एमपी है ना, वो क्या होगा आपका, वाई जे कैप होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से बन जाएगा आपके पास ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू ओ एम वेक्टर प्लस वाई जे कैप, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यहाँ पे, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल लगाएं तो क्या बनेगा, ओपी तो बन जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। अब ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर तो निकालना भी अपने को, पर एम पी की वैल्यू पता है किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर है, तो वाई स्क्वायर के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट एम से आपको दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, किस पे, एक्स और वाई जेड एक्सिस पे। तो यहाँ पर लिख लो चाहो तो, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट एम से आपको दो परपेंडिकुलर करने। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, इसको अलग करके बनाऊं यहाँ से, तो ये क्या बन रहा है बताओ, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका रेक्टेंगल, है ना, पैराग्राम नहीं है ये जमीन वाला पार्ट है वो। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बनेगा आपको यहाँ पे, ये 90 बताता रहा हूँ मैं, सारे एंगल 90 के यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनाओ 3D में इसको, तो ये आप इसको बनाए तो आपको ये तो क्या हो गया आपका एक्स अक्ष, ये क्या बन गया आपका जेड अक्ष। ठीक है, और ये आपका पॉइंट एम रहा, एक ये परपेंडिकुलर है आपका ओ ए, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, है ना, डॉट डॉट करके बनाते हैं। चलो, ये आपका एम पॉइंट रहा, और ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये क्या आपका जेड कोऑर्डिनेट है।
और ये आपका ओ पॉइंट है और ये आपका क्या है ओ एम, ओ एम, तो ये आ जाएगा ओ एम वेक्टर। ये चीज़ कह रहा है ये, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो बनी हुई है यहाँ पे ये रेक्टेंगल है एक आपका, ये लंबाई तो एक्स है आपकी, ये कितनी है जेड, और ये कौन से प्लेन में एक्स जेड, और एक्स जेड प्लेन कौन सा आपका है, ये ज़मीन जो है आपकी एक्स जेड प्लेन की है। अगर यहाँ पे आप लगाओ पैरेललोग्राम लॉ से तो ओ एम वेक्टर किसका सम होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ठीक है। तो ओ एम वेक्टर हो जाएगा, ओ ए क्या है आपका एक्स आई कैप, और ये क्या हो जाएगा जेड के कैप, जेड के कैप हो गया, है ना। और जेड एक्स पे क्या होता है के होता है ना, अरे आपको पता है ये बात, तो एक्स एक्स पे क्या होता है आई कैप, है ना, और वाई एक्स पे जे कैप और जेड एक्स पे के कैप होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर मान लो कितनी इसको 3। अगर यहाँ पे ओ एम स्क्वायर निकाला जाए, ओ एम स्क्वायर, तो क्या बना ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये डायगोनल हो गया ना। डायगोनल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओ एम स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये कितना एक्स स्क्वायर हो क्या आपका जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 ये हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 को एक साथ लिया जाए, इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 से अगर हम देखें तो बताओ ओपी वेक्टर क्या बनेगा। ओ एम की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगी ओ एम की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप प्लस वाई जे कैप, तो कुल मिला के हो गया आपके पास ओपी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कभी कि भाई जो वेक्टर होता है क्या है ओपी, वो क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, उसका प्रूफ ये है, ठीक है। अब फिर मैंने बताया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालें इसका, लेंथ, लेंथ क्या होगी ओपी होगी, तो ओपी कैसे निकलेगा इक्वेशन 2 एंड 4 से, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 अगर हम देखें ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसमें ओ एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको ओपी निकालना है, ओपी वेक्टर का मोड निकालना है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। आपको इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना, है ना, समझ में आया, अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई पूछ ले कैसा आया ये, है ना। तो आपको ये करना पड़ेगा उतना, हालांकि कोई पूछता नहीं है, कराते भी नहीं है, बुकों में नहीं देता, ये बुक में भी नहीं होता, किसी में जल्दी सीट में नहीं मिलेगा आपको ये, पर इससे कुछ चीज़ें पता चलेगी। आप लोगों को ही पता चल गया कि 3D में कैसे होता है ये वेक्टर। अगर डायग्राम नहीं बनाता तो शायद नहीं पता चलता आप लोगों को, आप क्या करते इसको शायद 2D में बना के बैठ जाते। तो अगर 3 यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तीनों हैं, इसका मतलब क्या है 3D का वेक्टर है वो एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाता है और वाई एक्स के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड के साथ गामा एंगल बनाता है, ठीक है। और इस ओपी वेक्टर की जो लेंथ निकालनी है, अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो केवल क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, इसी को क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं आप लोग। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है पोजीशन वेक्टर, तो ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक बार और समझ लो इसको, एक बार है ना, फिर उतार लेना आप लोग, दोबारा समझ लें। यहाँ पे आपका ओरिजिन है ना, कमरे से समझ में आएगा ये, इसको मानो आप, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई और ये क्या है जेड, यहाँ पे पॉइंट पी है बीच में, तो ये पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वाला, तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे इसके अंदर, 3D ऑब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ से ये पेन जो आ रहा है सर, ये वाला लाइन, ये क्या है ओपी वेक्टर है, इसका वेक्टर फॉर्म निकालनी और इसकी लेंथ निकालनी है अपने को। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पी पॉइंट से एक एक्स जेड प्लेन में क्या है परपेंडिकुलर डालते हैं, एम पॉइंट पे जाके मिलेगा मान लो वो, तो वो ये हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। फिर आपने यहाँ से ये हो गया ओ एम और ये क्या हो गया एम पी। जो एम पी जो ऊंचाई होगी वो किस एक्सिस के पैरेलल जा रही है वाई के, तो जो वाई पे जो कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा उसको वाई मान के चलते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ओ एम पी में ट्रायंगल ओ लगाएं तो ओ एम प्लस एम पी इक्वल टू किसके ओ पी, तो ओ पी वेक्टर जाएगा ओ एम प्लस एम पी।
पर एम पी की जो लेंथ है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है यहाँ पे, तो ये वाई जे कैप वेक्टर फॉर्म में जे कैप हो जाएगी। तो ये तो ओ एम तो चलो सेम रहा, एम पी की जगह क्या रख दिया, वाई जे कैप। ठीक है, अगर हमें ओ पी की लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, पर एम पी की लेंथ तो पता है कितनी है, वाई है, तो यहाँ पे वाई वैल्यू पुट कर दी बस आपने। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करना है, ये पॉइंट एम है जो यहाँ पे जमीन में, इसे दो परपेंडिकुलर डालने हैं, एक एक्स अक्ष पे ये वाला और ये कहाँ पे, जेड पे। तो ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उसको अलग से बना दिया मैंने, ये जो यहाँ पे जो बन रहा है ये रेक्टेंगल है आपका। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जहाँ पे मिलेगा उसकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, एक्स के इक्वल। भाई मान लो ओरिजिन से यहाँ तक की लेंथ आई है, तो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, और ओरिजिन से वहाँ तक की लेंथ आई वो क्या है, जेड कोऑर्डिनेट है। तो ये आपका एक्स हो गया, ये क्या हो गया, जेड हो गया। अगर यहाँ पे आप देखें वेक्टर पैरेललोग्राम लो लगाएं, अगर ये दो वेक्टर हैं, ओ ए वेक्टर और ये क्या है, ओ सी वेक्टर है, तो ये डायगोनल जो होता है क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। तो ओ एम वेक्टर जाएगा ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए की वैल्यू एक्स आई कैप है ना, और इसकी वैल्यू जेड के कैप, तो जेड एक्स पे क्या होता है, के लगाते हैं, तो ये आ जाएगा। अगर आपको ओ एम की लेंथ चाहिए तो ये डायगोनल की लेंथ होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू एक्स है और ओ सी की वैल्यू जेड है। अब क्या करना है, आपको ओपी चाहिए, मेन मकसद तो ओपी निकालने का ही है ना, तो ओपी कहाँ से आएगा, इक्वेशन 1 और 3 से। उसे ओ एम की वैल्यू कहाँ रख दो, आप उठा के यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स आई जेड के और वाई जे, इनको एक सीक्वेंस में लिख दो बस, एक्स को पहले फिर वाई को फिर जेड को, तो ये ओपी वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अगर आपको इसको लेंथ निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, हालांकि पता है आपको क्या होता है, आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट स्क्वायर। तो क्या करो आप लोग, इक्वेशन 2 और 4 इन दोनों से देखो, यहाँ पे ओ एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी सीक्वेंस में लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये लिखो आप लोग। नेक्स्ट देखें आप लोग, यहाँ पे एक वर्ड आता है यहाँ पे, ये ओपी एक लाइन बनती है, ठीक है, लाइन होती है ये, इसके ये जो है एक्स एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा है ना, ये लाइन है आपकी, और एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ये वाला वाई एक्स है, ये एंगल बनेगा ये बीटा, और ये जेड एक्स है, ये एंगल बनेगा क्या आ जाएगा, गामा। ये तीनों अलग अलग एंगल होंगे। तो लाइन ओपी अगर एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, नाम याद रखना है, क्वेश्चन है आपके सीट में इसके ऊपर, तो लिखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, ऑफ ए लाइन, ऐसे लिख लो, ऑफ ए लाइन। एक लाइन है कोई आपकी, वो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होती हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें, इफ ए लाइन make angle, makes angle alpha comma beta and gamma with x comma y comma z axis respectively. Then cos alpha, then cos alpha comma cos beta, cos alpha comma cos beta and cos gamma are called direction cosine of a line. Cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosine of a line.
तो अगर कोई लाइन है एक्स के साथ मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपकी जो है एक्स के साथ जो डायरेक्शन कोसाइन आई cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, वो आंसर आ जाएगा। कुल मिला क्या रखना है अपने को याद कि जो एक्स के साथ एंगल होता है उसका cos अल्फा लेना है, वाई का cos बीटा और जेड के साथ cos गामा होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा गामा नहीं होती, कौन होती है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, मतलब cos निकाल के आना है वहाँ पे, है ना। एक क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में भी आएगा, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन, तो यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी होंगी। अब बात ये आती है अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में दी हो ओपी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा cos अल्फा। cos अल्फा देखो कैसे, यहाँ पे ये आपका ये लाइन है, इससे आप लोग यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है आप लोगों ने, ये OA के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप cos अल्फा लगाएं, cos अल्फा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस किस पे होगा एक्स अक्ष पे, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा ये OP। तो यही काम करना है यहाँ पे, देखो तो इसी डायग्राम में अगर आप देखें यहाँ पे इस तरह देखो यहाँ पे कि ये आपका O पॉइंट है, ये आपका एक्स अक्ष है, और ये आपका P है OP, है ना, ये आपका OP है, और ये बना रहा है अल्फा, और ये A है। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x, और OP की वैल्यू जानते हो कितनी होती है √x² + y² + z², अभी निकाला आप लोगों ने ये OP का मैग्नीट्यूड। तो आप cos अल्फा अगर निकालें आप लोग यहाँ से, तो क्या याद रखना है OA/OP, ठीक है। तो cos अल्फा OA की वैल्यू कितनी है x, और OP की वैल्यू कितनी है √x² + y² + z²। सिमिलरली आप डायरेक्ट बताओ cos बीटा क्या आएगा, y ऊपर आएगा, या फिर एक बार और लिख दो यहाँ पे cos बीटा के लिए ऐसे कंडीशन बनेगी, देखो ये क्या बन गया आपका y एक्सिस बन गया, ठीक है, और ये क्या आपका O है, और ये पॉइंट क्या है P है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला है B पॉइंट पे, तो ये बन गया आपका y, और ये एंगल कितना बन रहा है आपका बीटा, और ये हो जाएगा OP। अगर आप cos बीटा निकाल लें यहाँ पे, तो आएगा बेस कितना है OB अपॉन OP, तो cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन √x² + y² + z²। तो याद रखना है बस अपने को ये, तो ये आपका cos अल्फा आ जाएगा, ये आपका cos अल्फा ये है, cos बीटा ये। बताओ डायरेक्ट बताओ आप cos गामा क्या लिखने वाले हो, तो cos गामा आ जाएगा z अपॉन √x² + y² + z², ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका cos गामा आ जाएगा। तो अब इसे मान लो आपसे बोलो मैं पॉइंट दिया हुआ 2, 3, 4, तो cos अल्फा कैसे निकलेगा 2 अपॉन √2² + 3² + 4²। कंसेप्ट याद रखो आप लोग, इन डायग्राम मत फंसो ज़्यादातर। देखो सर, तो ये हो गया आपके पास cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। तो आप ये नोट कीजिए, पहले यहाँ पे करो नोट कि OP लाइन अगर आपके x, y और z के साथ अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल बनाती है, तो cos अल्फा की वैल्यू होती है x अपॉन √x² + y² + z², और बीटा की वैल्यू cos बीटा की वैल्यू y अपॉन हो जाएगी, और cos गामा की वैल्यू हो जाएगी। हाँ भाई चलो एक क्वेश्चन लिखो if a line makes angle alpha, if a line makes angle, है ना, प्रोनाउंसिएशन अपना चाहिए, समझ लेना जो सही है, मैक्स MAKS बोल रहे हैं, MAX नहीं है ना, तो अल्फा, बीटा एंड गामा with x, y, and z axis, with x, y, and z axis. Prove that cos स्क्वायर अल्फा, ये रिजल्ट याद भी रखना है अपने को, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा = 1।
ये प्रूव करना है अपने को। याद रखना रिजल्ट ये कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन तो है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। करो प्रूव। अरे यही रखा, यहीं किसी को रख दो, बस आ जाएगा आंसर। कॉस एल्फा की वैल्यू ये रही, कॉस बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगा। करो। और याद रखना है ये कि सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन स्क्वायर ऑफ ये आता है 1 आता है। ये डायरेक्ट पूछ लेता कई बार वो। बस वैल्यू पुट कर दो। कॉस एल्फा की वैल्यू पता है आपको, कॉस बीटा की पता है, कॉस गामा की। हो गया? तो कुछ नहीं था। देखो आप लिखेंगे चूंकि जो डायरेक्ट में कर देता हूं, चलो कॉस एल्फा होगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस बीटा की वैल्यू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड कॉस गामा जो आएगा यहाँ पे वो आएगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपसे पूछा है LHS में क्या दिया हुआ है आपको, वो दिया है कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा। वैल्यू पुट करते चलो। कॉस स्क्वायर एल्फा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से क्या है रूट हट जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं है ना। स्क्वायर करेंगे इसका, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और इसका रूट क्या है हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तीनों का एलसीएम ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एलसीएम ले जाए। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे दोनों, क्या बचेगा 1। तो आगे से याद रखना है ये कि कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लो चाहो तो। एक क्वेश्चन लिखो चलो, घर से करके लाना है। इसी में इसका ही पार्ट है अगला, वो प्रूव डेट साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2, ये प्रूव करना है आपको। इक्वल्स टू 2 हो गया होगा, प्रूफ भी है, कुछ नहीं है इसमें। क्या लिखना है इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा, और जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेना खुद, ये कल करा दूंगा मैं इसको। अब अटेंडेंस बोल लेते हैं।